नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशनल लाइव में। तमाम मुद्दे जो है देश में हो रहे हैं, भगवा से लेकर भागवत ग्रंथ तक, इन सब मुद्दों पर केंद्र सरकार की तारीफ से लेकर विपक्ष के सवाल, ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में इस वक्त केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है नेशनल लाइव में, और ये पहला इंटरव्यू आपका ऐसा रहेगा जिसमें तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो आपके बारे में थोड़े से जो है लोगों को नहीं पता है। सबसे पहला मुद्दा जो हाल ही में सबसे ज़्यादा चर्चा पे आया है, सोशल मीडिया के ज़रिए जानने को मिला है, आपके नशा मुक्ति अभियान के बारे में। थोड़ा सा उसके बारे में विस्तार से बताएं, इसकी शुरुआत कैसे हुई और क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी, आपसे अगर जानना चाहें तो। देखिए, नशे का तो मैं पहले से विरोधी हूँ, और इसलिए अपने जीवन में कभी मैंने किसी भी प्रकार के नशे की एक बूंद नहीं लिया जी। ना मैंने कभी सिगरेट का एक कस लिया, ना कभी शराब की एक बूंद जीभ पर नहीं रखी, ना एक चुटकी मसाला भी नहीं रखा, स्वाद भी नहीं जानता। और लेकिन मेरा खुद का बेटा आकाश किशोर दोस्तों के चक्कर में पड़कर नशा शराब करने पीने लगा, और जब मुझे पता चला 4 साल बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया, ठीक कराया, शादी कर दी, बीवी एमकॉम की हुई है, बच्चा उसका है। लेकिन फिर वो छोड़ नहीं पाया दोबारा, फिर भी ठीक होने के बाद भी एक लत जैसी लग गई थी उसको, और वो अंत में उसका लीवर डैमेज हो गया। विगत 19 अक्टूबर 2020 को उसकी हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई। ये सदमा हम लोगों के लिए आज भी सदमा ही है, और जब तक जीवित रहेंगे वो सदमा रहेगा। लेकिन चिता में आग लगाते समय मैं सोच रहा था कि मैंने कभी नशे का इतना विरोध करता हूँ और मैंने कभी लिया नहीं, मेरा बेटा नशे की वजह से मर गया। लोगों ने कहा कि इस बात का जिक्र मत करिए, लेकिन मैंने इसको सार्वजनिक किया, और चिता में आग लगाते समय ये संकल्प लिया कि मैं अपने बेटे को नहीं बचा सका, मैं अपनी बहू को विधवा होने से नहीं बचा सका, मैं अपने पोते को बिन बाप का होने से नहीं बचा पाया, लेकिन ये एक आंदोलन चलाएंगे और उसको नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का अपने नाम से रख करके इस अभियान को शुरू किया कि जो लोग नशा नहीं करते हैं वो नशे की दुनिया में न जाएं। अगर वो नशा शुरू नहीं किया होता तो आज हमारे बीच में होता। आपसे जानना चाहेंगे, एक पिता के तौर पे यह बहुत बड़ा दर्द है अपने बेटे को खो देना, लेकिन आपको लगता है कि कहीं न कहीं इसके लिए सरकारें जिम्मेदार हैं? क्योंकि आपने पिछले दिनों जो है अपने ट्वीट में मेंशन किया था कि जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री हैं उनको जिम्मेदार ठहराया था। क्यों आपने ठहराया? आप इसके पीछे क्या वजह है? आपने क्यों ऐसा कहा, अगर आपसे जानना चाहें तो। देखिए, जिन लोगों के हाथ में बागडोर देश की आई जी। तो जवाहरलाल नेहरू जी खुद नशा करते थे जी। अब जो नशा करने वाला व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा जी। तो वो नशा तो दिमाग पर हमला करता है, जी। तो वो देश के डेवलपमेंट के लिए, विकास के बारे में कैसे सोच पाएगा, बेहतर कैसे सोच पाएगा। इसीलिए अगर आप देखें तो मेक इन इंडिया का नारा 1947 में नहीं आया। आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत का नारा 1947 में नहीं आया, संविधान जब लागू हुआ तब नहीं आया। जिनके हाथ में बागडोर थी उन्होंने नहीं दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आए तब उन्होंने आत्मनिर्भर भारत, और अब आगे आने वाले 25 साल में जब आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे तो विकसित भारत का नाम दिया कि विकसित भारत बनाना है हमको, और उसका प्रोग्राम भी तय कर दिया। साथ में ये भी कि देश नशे से बचे, नशा मुक्त भारत बने, इसके लिए 15 अगस्त 2020 को एक घोषणा की उन्होंने, और पूरे देश के 272 जनपदों को चिन्हित करके सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से उन्हें नशा मुक्त भारत बनाने का अभियान भी शुरू किया। क्योंकि जब तक नशे में लोग उलझे रहेंगे तब तक वो अपने बारे में नहीं सोच पाएंगे कि हम क्या करें, तो देश के बारे में सोचना तो अलग बात है। इसलिए किसी भी लीडर को तो नशा करना ही नहीं चाहिए। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी अपने एक बेटे से परेशान थे,
उन्होंने उनके लिए भी लिखा है कि अंग्रेज़ों से लड़ना आसान है लेकिन तुम्हारा नशा छुड़ाना मुश्किल है। ये गुजराती में लिखा उन्होंने, और अंत में उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। तो नशा जो है इस देश को पूरी तरीके से बर्बाद कर रहा है। नशे की वजह से हर साल 20 लाख से ज़्यादा लोग मर रहे हैं। शराब के नशे से 12 प्रकार के कैंसर होते हैं। तम्बाकू से, सिगरेट से, धुएं से, स्मोकिंग वाले धुएं से और ड्रग्स से, पान मसाला गुटखा से बड़े पैमाने पे कैंसर फैल रहा है, बीमारी फैल रही है, इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो रही है, मानसिक रूप से लोग कमज़ोर हो रहे हैं। और इस तरह वो अपने बारे में अच्छा जब नहीं सोच पाते तो ना परिवार के बारे में अच्छा सोच सकते हैं, ना देश के बारे में सोच सकते हैं, ना समाज के बारे में सोच सकते हैं। इसलिए इस देश को मजबूती से आदरणीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत बनाने का जो संकल्प लिया है वो पूरा करने के लिए हम सब लोगों को नशे से बचना चाहिए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत में बनाने में योगदान करना चाहिए। और योगदान हो नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त परिवार, नशा मुक्त दोस्ती और नशा मुक्त समाज। लेकिन सर सवाल ये है कि आप जिन जिन पदार्थों का नाम ले रहे हैं जो मादक पदार्थ हैं या जिनसे जो है नुकसान हो रहा है, आपने उस चीज़ का जिक्र भी किया कि किस तरीके से उसका दंश आप झेल चुके हैं अपनी जो है जीवन में। तो जिस तरीके से अभी बिहार में जैसे शराबबंदी हुई, तो क्या केंद्र सरकार ऐसा फैसला या इस बारे में विचार कर रही है कि जो है जो भी नशीले पदार्थ होते हैं या जिनके सेवन से जो है लोगों के आम दिनचर्या में जो है परेशानियां बढ़ रही हैं या माता पिता परेशान हो रहे हैं, उनको रोकने का कोई प्लान हो या फिर कोई ऐसा रोड मैप आप लोगों के पास में इस वक्त जो है, जबकि आप इस अभियान को बढ़ा रहे हैं काफ़ी बड़े तौर पर, तो केंद्र सरकार का कुछ इसमें सहयोग अच्छे तरीके से मिल रहा है या आगे वाले समय में देखा जा सकता है नशा मुक्ति को लेकर कुछ ऐसा? देखिए, पहली दुकान 1760 में शराब की एक अंग्रेज ने कलकत्ता में खोली। तो हमारे देश में शराब की दुकानें नहीं थी। पुर्तगाली हमारे देश में अफीम और तम्बाकू लेकर के आए, वरना हमारे यहाँ तम्बाकू भी इतने, जानवर भी तम्बाकू का पेड़, गांजा का पेड़, भांग का पेड़ नहीं चढ़ता है, आदमी खा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि जहर की दुकानें क्यों नहीं हैं, इसलिए कि जहर के कस्टमर नहीं, जहर को खाने वाले लोगों की संख्या नगण्य है जी, इसलिए जहर के कस्टमर नहीं है। नशे के कस्टमर नहीं होंगे तो नशे की दुकानें अपने आप बंद हो जाएंगी। दुकानें किन लोगों की हैं? एक तो शराब की दुकान है सरकारी, दूसरे भांग की दुकान है, इनके ठेके उठते हैं, बाकी तो ठेके सरकार से उठते नहीं, बाकी तो मसाला, पान मसाला, गुटखा। लेकिन चरस है, अफीम है, स्मैक है, कोकीन है, ब्राउन शुगर है, ड्रग्स है, इनकी कोई दुकान नहीं। और ये बड़े पैमाने पे एक साजिश के तहत हमारे देश के लोगों की, नई पीढ़ी की प्रतिभा को नष्ट करने की एक कॉन्स्पिरेसी, ये साजिश है, उसके तहत इसको बेचा जा रहा है और बाहर से ये सप्लाई हो रही है। ये इंटरनेशनल साजिश है, अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। तमाम ड्रग्स पकड़ी जा रही है। सन 2013 से सन 2022 तक करीब 64 लाख टन ड्रग्स हमारे देश में पकड़ी गई, बाहर से आ रही है। मेरा मतलब है कि नई पीढ़ी के बच्चे जो नशा नहीं करते हैं, उनके अंदर नशे से होने वाले शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक डर पैदा किया जाए, उनको संकल्प कराया जाए, तो वो नशे की दुनिया में नहीं जाएंगे, नशे के समाज का हिस्सा नहीं बनेंगे। नतीजा ये निकलेगा कि फिर जब वो नशे के समाज का हिस्सा नहीं बनेंगे तो नशे की कस्टमर नहीं बढ़ेंगे और धीरे धीरे नशे की दुकानें अपने आप बंद हो जाएंगी। ये अभियान है। इसलिए बिहार में शराब की दुकान बंद होने के बावजूद भी, चूँकि शराब पीने वाले लोग हैं वहाँ, इसलिए वो जहरीली शराब पी करके मौत को गले लगाने का काम कर रहे हैं। ये विकल्प नहीं है कि दुकानें बंद कर दी जाएं। विकल्प ये है कि नशे करने वाले कस्टमर ना हो। इसलिए एक नशा न करने का संकल्प अभियान हम पूरे देश में चला रहे हैं, नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का के तहत। और हर जगह लोगों से कहते हैं कि मेरा जिक्र करो। एक सांसद कौशल किशोर, जिनकी पत्नी जयदेवी कौशल विधायक है, अपने बेटे को नशे की वजह से उसकी ज़िंदगी नहीं बचा पाए तो आम जनरल आदमी कैसे बचा पाएगा। इसलिए जो लोग नशे को प्रमोट कर रहे हैं, जैसे दिल्ली की सरकार है, केजरीवाल जी ने 21 साल के ऊपर के लड़के और लड़कियों को शराब पीने की छूट दे रखी और फिर एक स्कीम चलाई, एक बोतल खरीदो एक फ्री पाओ। तो ये तो लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करने का है। समझदार लोगों को अपने बच्चों को बचाना है तो ऐसे नेताओं का विरोध करना पड़ेगा
जो नशे को प्रमोट करने का काम करते हैं। कम से कम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे माननीय अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री हों, ड्रग्स को पकड़ रहे हैं और जनपद चिन्हित करके नशा मुक्त भारत बनाने के अभियान में वो संजीदगी से लगे हुए हैं, क्योंकि विकसित भारत बनाना है, इसलिए नशा मुक्त भारत बनाना जरूरी है। आपने दिल्ली सरकार का जिक्र किया, जिस तरीके से यहाँ पर शराब नीति लागू की गई, उस पर जो है ईडी सीबीआई का शिकंजा भी उन पर कसा गया। आरोप ये लगते हैं, क्योंकि आप केंद्र में मंत्री हैं, तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल ईडी और सीबीआई का हो रहा है। तो विपक्ष का आरोप ये है कि ईडी और सीबीआई का जो है मोदी सरकार में या जिस गवर्नमेंट में आप हैं, वर्किंग में हैं, आप लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। कितना आपको लगता है कि विपक्ष के इस मुद्दे में जो है हकीकत या कितना सच्चाई है? जो चीज़ें अभी, क्योंकि हालिया दिनों में जैसे नशा मुक्ति को लेकर शराब मामले में जो है मनीष सिसोदिया के यहाँ छापा पड़ा, क्या लगता है आपको जो है ईडी और सीबीआई के बारे में क्या सोचते हैं जो विपक्ष आरोप लगा रहे हैं? ईडी और सीबीआई अलग संस्था है। हाँ। और वो अगर अपने आप कोई काम कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है, तो उसमें किसी को घबराने की क्या जरूरत है? विपक्ष क्यों आरोप लगा रहा है? अगर आप कोई गलत काम नहीं किए हैं तो आपको आरोप लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं, और तारीफ़ करनी चाहिए कि भाई ठीक है, पूरे देश में कहीं पर भी कोई गलत काम कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा या ऐसे काम कर रहा है जो समाज के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है, न्याय के हित में नहीं है, और जिससे जो है एक कानून व्यवस्था खराब हो रही है या गलत काम कर रहे हैं, तो उसमें ईडी सीबीआई अपनी संस्था है, वो जो स्वतंत्र संस्था है, तो वो अगर कहीं पर कुछ कर रही है तो उसको करने दीजिए। गलत करे तो बताइए। आप सरकार पे आरोप क्यों लगा रहे हैं? सरकार पर आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जो गलत काम करते हैं वही आरोप लगाने का काम करते हैं, जो गलत नहीं करते उनको आरोप लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन सर, क्लीन चिट जिस तरीके से अभी मिला है ईडी से जो है मनीष सिसोदिया को, उसमें उनका जिक्र भी नहीं रहा। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगाया कि केंद्र सरकार दुरुपयोग करके बस हमें परेशान करने के लिए, हम काम ना कर सकें, दिल्ली में जो है विकास काम ना कर सकें, इसलिए जो है ये सारी साजिश की जा रही है। देखिए, वो चूँकि विपक्ष में है, विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष पे हमला करना, एक ही मकसद है उनका। ठीक है। कोई इस काम से उनको रोका गया? हर काम में मदद हमारी केंद्र की सरकार करने का काम कर रही है, उसके लिए पैसा देने का काम कर रही है, आवास के लिए पैसा देने का काम कर रही है, लोगों को 80 करोड़ जनता को राशन देने का काम कर रही है, 50 करोड़ जनता को मुफ्त में इलाज देने का काम कर रही है। ये तो सारी केंद्र की योजनाएं हैं, उनको अच्छी तरीके से लागू करने का काम दिल्ली की सरकार को करना चाहिए। दिल्ली सरकार प्रोपोगंडा ज़्यादा करती है लेकिन काम नहीं करती, झूठ बोलती, काम नहीं करती। मैं कह रहा हूँ कि पूरे देश के लोग यहाँ दिल्ली में आकर के पढ़ते हैं। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में 9 अगस्त को नशा मुक्ति का कार्यक्रम किया। वहाँ के वीसी ने, योगेश जी ने मंच पे माइक पे बोला कि लड़कियों के हॉस्टल में जब छापा मारा तो 77 हुक्के बरामद हुए। आप दिल्ली में शराब को प्रमोट कर रहे हो। ये काम है कि देश को बर्बाद करने का है या दिल्ली को बर्बाद करने का है? आपकी नीति कैसी है? आप नेता कैसे हैं? आप लीडर हो ही नहीं सकते। जो नशे में के लिए प्रमोट करे, लोगों को शराब के लिए प्रमोट करे, वो व्यक्ति लीडर कैसे हो सकता है? वो समाज का लीडर नहीं हो सकता है। नेता अपने को कह सकता है वो किस काम के लिए काम करना चाहते हैं। शराब को प्रमोट करने के लिए, लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करने के लिए, नई पीढ़ी के वो लड़के लड़कियां जिनके माँ बाप अपना पेट काट करके, भूखे रह करके, प्यासे रह करके, कम खर्च में अपना घर चला करके और बच्चों की पढ़ाई के लिए फीस जमा करने का काम करते हैं, आप उनको शराब की तरफ प्रमोट करने का काम कर रहे हो कि शराब पियो। ये कौन सी नीति है भाई केजरीवाल जी की? मैं ये कह रहा हूँ कि इसलिए शराब के बारे में पूरी तरीके से जो भी ईडी ने किया होगा एक अलग चीज़ है। ठीक है। मैं प्रबल विरोध कर रहा हूँ केजरीवाल का, इस बात का, शराब नीति का, और देश की जनता से अपील करता हूँ, दिल्ली की जनता से अपील करता हूँ कि आने वाले समय में आप शराब की नीति जो केजरीवाल का, इसका डट करके विरोध करिए। दिल्ली को नशा मुक्त बनाने के लिए केजरीवाल का कि इस शराब नीति का प्रबल विरोध करना ही होगा। अपने अपने बच्चों को अगर बचाना है नशे से, उनकी ज़िंदगी को, जिनके लिए पैसे खर्च कर रहे हैं, उनका बेहतर जीवन बनाना चाहते हैं, तो केजरीवाल की सरकार जो 21 साल के ऊपर के लड़के और लड़कियों को शराब पीने के लिए प्रोत्साहित करने का काम किया, एक बोतल खरीदो एक फ्री पाओ, ये एक बड़ा अपराध है, सामाजिक अपराध है, और इसकी सज़ा जनता को, केजरीवाल को देना चाहिए आने वाले समय में जब चुनाव हो या और जो हो।
लेकिन हालिया चुनाव के अभी एमसीडी की बात करें तो उसमें तो जो है जनता ने बहुमत दे दिया, फिर कैसे आप देख रहे हैं? जनता ही तो उनको बहुमत दे रही है। देखिए, जनता की बात समझ में नहीं। जनता में इन लोगों ने गलत प्रचार किया कि एमसीडी का आ जाएगा मामला तो लोगों को, महिलाओं को जो फ्री जाती हैं बस में वो नहीं मिलेगा जी। कुछ छूट नहीं मिलेगी, राशन खत्म हो जाएगा, इस तरह का गलत प्रचार करने का काम किया। जबकि ये एमसीडी का काम नहीं है, ये दिल्ली सरकार का काम है। राशन हमारी केंद्र सरकार देने का काम कर रही है। तो जिन लोगों को ये समझ नहीं थी, जो लोग भड़का ले गए, जनता तो भड़कावे में आ जाती है, बहकावे में आ जाती है कभी कभी। ये लोग बहकाने में सफल हो गए, और जब बहकाने में सफल हो गए तो जो लोग इसको नहीं समझ पाए उन लोगों ने केजरीवाल को वोट दिया, और जो लोग समझे उन लोगों ने बीजेपी को वोट देने वाला दिया। इसलिए आने वाले समय में आप देखें, यहाँ 7 की 7 तो सीटें भाजपा के पास हैं जी। आने वाले समय में फिर भाजपा के पास ही ये सीटें होंगी। और अब जनता इस चीज़ को धीरे धीरे समझ रही है। हम लोग और समझदार लोग, सोशल वर्कर लोग, जो सामाजिक संगठन चलाते हैं, वो भी जनता में जाकर के इन नीतियों को बताने का काम कर रहे हैं, और केजरीवाल की शराब नीति का विरोध करने का डटकर विरोध करने का काम कर रहे हैं। दिल्ली सरकार से एक छोटा सवाल ले लेते। आप ठीक है शराब नीति का विरोध कर रहे हैं या गलत है, उस पर किसी पार्टी को समर्थन नहीं देना चाहिए, या कोई भी समर्थन नहीं दे रहा उस मामले में, लेकिन एलजी के जरिए हो रहा है कि दिल्ली के जो टीचर्स हैं उनको बेहतरीन ट्रेनिंग देने के लिए विदेश भेजना चाहती है केजरीवाल सरकार। उसमें भी आप एलजी के जरिए जो है अड़ंगा डालते हैं और कहते हैं कि नहीं हम नहीं भेज सकते हैं, आप देश में ये ऐसी व्यवस्था बनाइए। इस पे क्या कहना? चलिए ठीक, शराब आप विरोध कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा सवाल आपका है। केजरीवाल का टीचरों को विदेश में ट्रेनिंग लेने के भेजने के पीछे का मकसद क्या निकल के आता है? दूसरा मकसद ये निकल के आता है कि हमारे देश में टीचरों को ट्रेनिंग देने वाले लोग नहीं हैं क्या? क्या ऐसे संस्थान नहीं हैं क्या जो पीएचडी की डिग्री दे रहे हैं, जो पीएचडी पढ़ा रहे हैं, डीलिट पढ़ा रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं? सीबीएसई बोर्ड में, आईएससी बोर्ड में, या जो दिल्ली के बोर्ड हैं, या जो स्टेट के बोर्ड हैं, वहाँ के जो टीचर, जो प्रोफेसर हैं, उन लोगों को जो ट्रेनिंग दे करके वो पढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि केजरीवाल के पास ऐसी कोई संस्था नहीं है जो यहाँ के टीचर्स को यहाँ पर उनको ट्रेनिंग दे करके उनको एजुकेट करने का काम करे। आप विदेश ट्रेनिंग किस लिए भेजने का काम कर रहे हैं? हम ये सवाल खड़ा करते हैं। अगर विदेश के लोग ये कह दें कि हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर बच्चों को पढ़ाने वाले टीचरों को ट्रेनिंग देने के लिए ऐसे कोई संस्थान नहीं है, तो हमारे देश के लिए ये कलंक का सवाल है कि नहीं है? तो विदेश भेजने का ये कर क्यों रहे हैं? मैं ये पूछना, आपने ऐसे संस्थान डेवलप क्यों नहीं किए? दोबारा आपकी सरकार है, तिवारा मुख्यमंत्री बने हैं, आपने डेवलप क्यों नहीं किए ऐसे संस्थान? और अब तक के जो संस्थान थे जहाँ पर ट्रेनिंग पा करके और उन बच्चों को अच्छे अच्छे टीचर्स उनको पढ़ाने का काम करते हैं, आप उनको विदेश भेजना क्यों चाहते हैं? इसका मतलब एक गलत संदेश आप ये दे रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसे संस्थान नहीं है जो यहाँ के टीचरों को इस लायक बना सकें कि वो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। ये तो हमारे देश पर एक तरीके का ब्लेम लगाने का काम है, केजरीवाल करने का काम कर रहे हैं। मैं इनका विरोध करता हूँ, डट करके विरोध करता हूँ। और एलजी जी ने जो भी निर्णय लिया वो सही निर्णय लिया है। हमारे देश में संस्थान है, आपको अलग से संस्थान डेवलप करने हैं तो अलग से संस्थान डेवलप करिए और यहाँ पर उनको ट्रेनिंग दिलाने का काम करिए। हमारे रिटायर्ड टीचर लेकर के आइए, हमारे जजेस लेकर के आइए, पीएचडी के जो रिटायर्ड लोग हैं उनको लेकर के आइए, प्रोफेसर, वाइस चांसलर उनको लेकर के आइए, उनको ट्रेनिंग दिलाने का काम उनसे करिए। नहीं, लेकिन अगर नई चीज़ें हमको सीखनी है या किसी देश में कोई चीज़ अच्छी है, हम कहीं से कुछ चीज़ सीखना चाहते हैं, जैसे संविधान बना तो हमने कई देशों से कुछ चीज़ें जो अच्छी थी उसको लेके निचोड़ उसका निकाल के हमने एक भारतीय संविधान बनाया। अगर वही तरीका केजरीवाल अपना रहे हैं या चाहते हैं कि एक बार हमें कुछ टीचरों को भेज दिया जाए, वहाँ से सीख के वो चीज़ें आएँ और फिर देश में जो है उस चीज़ को बढ़ाएं। केजरीवाल किस विदेश में पढ़ने गए? दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए जी। किस उसमें पढ़ने गए थे? और जितने भी, मैं कह रहा हूँ, जितने भी ये तमाम ऐसे बोर्ड जो हमारे हिंदुस्तान की उसकी लेकर के चल रहे हैं, उसी में से IAS IPS और निकलने का काम कर रहे हैं। कौन सी ट्रेनिंग वहाँ पर लेने जा रहे हैं भाई? और कौन सी ऐसी नई चीज़ लेकर के आएंगे? हमारे देश की शिक्षा
व्यवस्था जो है उसको मजबूत करने के लिए और ऐसी शिक्षा व्यवस्था हम मजबूत करें कि जो बाहर के लोग हमारे देश में आए। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में, देश में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आज तमाम विदेश के तमाम कंट्री के स्टूडेंट हमारे देश में पढ़ने आते हैं। उनको जो प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं वो हिंदुस्तान में ट्रेनिंग लेने का काम किए। तो विदेश के तमाम स्टूडेंट हमारे देश में पढ़ने आ रहे हैं और हमारे देश के जो है टीचरों को ट्रेनिंग लेने के लिए विदेश भेज रहे हैं। केजरीवाल की नीति है, इससे बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूँ। एलजी साहब ने जो निर्णय लिया वो बिल्कुल सही है और देशवासियों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आप इनके भड़काने में ना आए। विदेश का तमाम स्टूडेंट हमारे देश के तमाम यूनिवर्सिटीज़ में, तमाम विश्वविद्यालय में एडमिशन लेकर के पढ़ रहे हैं और यहाँ से बेहतर शिक्षा लेकर के जा करके वो अपने देश में जा करके काम करने का काम कर रहे हैं। इसलिए उनसे ये सीख लेनी चाहिए। हमारे यहाँ अच्छे प्रोफेसर हैं, अच्छे टीचर्स हैं और हर तरीके की शिक्षा देने वाले लोग हैं। चलिए, आप जो है यूनिवर्सिटीज़ सारी बातें कर रहे हैं। मामला यूनिवर्सिटीज़ का दिल्ली यूनिवर्सिटी जेएनयू से मामला सामने आया बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर। आप जो है देश में आरोपी लग रहे हैं कि बीजेपी तानाशाही चला रही, केंद्र सरकार चला रही है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ करना चाह रही थी 2002 दंगे जो हुए वहाँ गुजरात में, गोधरा कांड। आप लोग रिलीज़ नहीं होने देना चाहते हैं, सच को छुपाना चाह रहे हैं। बहुत पहले वो रिलीज हो चुकी थी, बहुत पहले उन सब चीज़ों पे पड़ी भी थी। लोगों ने उसी समय देखा। बीबीसी का आरोप जो है गलत है और बीबीसी है कौन गलत तरीके से किसी चीज़ों को प्रेजेंट करेगा। बीबीसी हमारे देश की संस्था तो नहीं है, बीबीसी तो लंदन की का वो है। तो वो जो हमारे देश का प्रेजेंटेशन करेंगे, हमारे देश में के लोगों के बारे में प्रेजेंटेशन करेंगे, हमारे देश की मीडिया है, वो अपना निर्णय करेगी। वो कोई चीज़ करना होगा करेगा। बीबीसी को क्या इस चीज़ का राइट है भाई? कैसे वो करेगा किसी देश के बारे में, किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलना या कुछ कहना? इस बात से जो है जो विपक्ष आरोप लगाने का काम कर रहा है वो केवल जो है बगैर एक ही उसका तर्क, हमला करो हमला करो हमला करो, और वो मोदी जी पर केवल हमला करना चाहता है, भाजपा की सरकार पे हमला करना चाहता है, बुराई करने के अलावा और कोई काम नहीं करना चाहता। आपके जो है संसद के साथी राहुल गांधी हैं, अभी हाल ही में जो है भारत जोड़ो यात्रा ख़त्म करके आए हैं जम्मू कश्मीर से। कैसे देख रहे हैं आने वाले समय में क्या प्रभाव पड़ेगा? जिस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, आपके संसद के साथी हैं, आए अभी प्रधानमंत्री जी पे भी काफ़ी ज़्यादा हमलावर हो गए थे, अडानी की फ़ोटो दिखा रहे थे संसद में, हमने सबने तस्वीर कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। और 2014 में भारतीय जनता पार्टी 282 सीट जीत के आई थी। 2019 में 303 सीटें जीत के आई जी। हम 350 से ज़्यादा सीटें लोकसभा में जीत करके बीजेपी आएगी और अलायंस मिलाएंगे तो 400 के आसपास सीटें हम जीत करके आएंगे, एनडीए जीत करके आएगा। राहुल गांधी के का जो भी रहा उसमें जनता आंदोलित नहीं हुई, उनके कार्यकर्ता उनके साथ खड़े रहे। तमाम कार्यकर्ता भी नहीं खड़े हुए, कार्यकर्ता उनके साथ आकर के उन्हीं को लेकर के जा रहे थे। बाकी कहीं कोई जनता आंदोलित नहीं हुई। और आप देख रहे होंगे कि तमाम विपक्षी लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया जी। कुछ लोगों ने बड़े उनके आगे साथ खड़े हो गए होंगे, लेकिन विपक्ष भी आगे आकर के एकजुट होने का काम नहीं किया। और सही में प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि ईडी ने विपक्ष को एकजुट करने का जरूर काम कर दिया, डर के मारे, क्योंकि सब कहीं ना कहीं किसी न किसी मामले में कुछ गड़बड़ है, तभी वो डर से एकजुट होने का काम कर रहे हैं कि मोदी जी को हटाओ, मोदी जी को हटाओ। वो मोदी जी को हटाने का बात कर रहे हैं, याद रखिए, मोदी जी को हटाने की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को हटाने की बात नहीं करते हैं। आखिर इतना विपक्ष को डर क्यों है मोदी जी से? मोदी जी से इसलिए डर है कि मोदी जी ने नोटबंदी लगा करके जो पैसा लोगों का था निकाल के बाहर कर दिया। मोदी जी 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दे रहे हैं, मोदी जी 50 करोड़ जनता को मुफ्त में इलाज दे रहे हैं, किसानों को 6,000 रुपये साल में 2-2 हज़ार की किस्तें दे रहे हैं। सारी वो सुविधाएं, हर बैंक से एक महिला को, एक शेड्यूल कास्ट को उद्यमी बनाने के लिए, कारखाना बनाने के लिए स्टैंडअप योजना के तहत 1 करोड़ रुपए तक के बगैर गारंटी का लोन दे रहे हैं। देश को 100 साल की आज़ादी के लिए विकसित भारत बनाना चाहते हैं। आने वाले 25 साल तक के भाजपा की सरकार रहे, विकसित भारत बने, दुनिया में नंबर 1 पे जाए, ये योजनाएं बनाए।
ये मोदी जी ने बनाया है, इसलिए मोदी जी पर हमलावर है कि मोदी जी को हटाओ, मोदी जी को हटाओ। लेकिन जनता मोदी जी को नहीं हटाएगी, मोदी जी को ही बैठा करके रखने का काम करेगी। लोकसभा चुनाव सामने है, आप सब जो है अब फिर से एक बार जा रहे हैं, जनता से सब मुलाकात हो ही रही है। क्या मुद्दे इस बार रहेंगे, मोदी सरकार की क्या खूबियाँ रहेंगी या क्या ऐसी कार्य योजनाएँ हैं, आप जो है मंत्री के तौर पे क्या कुछ बताना चाहेंगे? जनता जो सुन रही है, जानना चाहे, आपके जरिए जानना चाहे, तो ऐसे क्या काम है जो आप जनता को बताएं और फिर से एक बार आपको जनता चुने, और क्यों चुने आपको? देखिए, हम तो विकसित भारत बनाने के लिए आदि प्रधानमंत्री जी ने जो किया है, उनके नेतृत्व में विकसित भारत बने, आत्मनिर्भर भारत बने। आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत बनेगा, सबको रोटी, कपड़ा, मकान, जरूरत की चीज़ें, उद्योग, रोजगार सब मिलेगा। जनता इस बात को इसलिए वोट देगी और देती आई है और फिर देगी कि G20 पे हमारा देश अध्यक्षता कर रहा है। पाकिस्तान में 1-1 किलो के आटा के लिए मारामारी हो रही है। 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन मिल रहा है। मालूम है कि बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी, ये राशन मिलना बंद हो जाएगा। लोगों को मालूम है कि कोरोना काल में किस तरीके से कंट्रोल करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया और वैक्सीन बना करके दुनिया को देने का काम किया, दुनिया की जान बचाने का काम किया। जनता को मालूम है कि बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी, मोदी जी की सरकार, तो 50 करोड़ लोगों को मुफ्त का इलाज बंद हो जाएगा। मोदी जी जनता को ये बात मालूम है कि किसानों को जो 6,000 रुपये किसान निधि सम्मान मिलता है वो बंद हो जाएगा। जो विकसित भारत बनाने का है, जो लोगों को मुद्रा लोन योजना के तहत या किसान निधि सम्मान के तहत या गैस सिलेंडर चूल्हे, ये सारी सुविधाएं जो दी जा रही हैं, निश्चित तरीके से अगर मोदी जी की सरकार नहीं रहेगी तो ये बंद हो जाएंगी। ये जनता को मालूम है। जो कानून व्यवस्था दुरुस्त है भाजपा शासित राज्यों में, वो कानून व्यवस्था सुदृढ़ नहीं रहेगी अगर बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी। इसलिए जनता मोदी 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 करती है। आप देख रहे हैं कि मोदी मोदी, जहाँ मोदी जी जाते हैं जनता अपने आप मोदी मोदी, यहाँ तक विदेश में जाते हैं वहाँ पर भी जनता मोदी 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 करने लगती है। तो दुनिया के लीडर हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दुनिया के लीडर हैं। अब सर्वश्रेष्ठ लीडर की अभी लिस्ट जारी हुई, उसमें प्रधानमंत्री जी जो है पहले नंबर पर रहे। ये हमारे पूरे भारत के लिए एक गर्व का विषय रहा है। लेकिन विपक्ष जो है आरोप ये लगाता है कि आप लोगों ने जो है मीडिया में ऐसा पूरा सेटअप कर रखा है कि पूरा एकदम हम बस वही सही सही दिखाना है पूरा। अभी खड़गे जी कल संसद में थे, उन्होंने दिया कि भाई मीडिया को जो है पूरा एकदम खरीद लिए हैं, जो आप चाहते हैं वही होता है, कंट्रोल आप चला रहे हैं। अब मीडिया को भी गाली देना शुरू कर दे। मीडिया निष्पक्ष होता है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मीडिया कोई गलत बात होती है उसको भी जनता के बीच में लाता है, सरकार के संज्ञान में लाता है। सरकार कुछ गलत करती तो उसको भी लेकर के आता है, और मीडिया जो सच होता है उसको लेकर के जनता के बीच में जाने का प्रयास करता है। खड़गे जी की ये बात है तो मीडिया के ऊपर उन्होंने आरोप लगाने का काम किया है। मीडिया केवल सच ही तो बोल रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ यही तो आप दिखाएंगे। तो जब ये दिखाएंगे तो इसमें मीडिया की क्या गलती है? ये दरअसल में हतोत्साहित हो गए हैं, निराश हो गए हैं, मोदी जी को गरियाते हैं, मीडिया को गरियाते हैं। केवल आरोप लगाना इनका काम है और इसके अलावा को कुछ नहीं। अब कुछ दिन के बाद ये जनता को गरियाना शुरू करेंगे कि जनता हमारी बात नहीं सुनती, और ये कहना शुरू करेंगे कि मोदी जी ने जनता को खरीद लिया। ऐसा ये प्रचार करने का काम करेंगे। लेकिन जनता बिकने वाली नहीं है। जनता जो राष्ट्र के निर्माण के लिए, देश के निर्माण के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, देश के लिए स्मार्ट भारत बनाना, स्मार्ट गांव बनाने, स्मार्ट सिटी बनाने, विकसित भारत बनाने का जो रोड मैप आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आगामी 25 साल का तैयार किया, जनता उस सवाल पर वोट देने का काम करेगी। राष्ट्र को मजबूत करने के लिए और विश्व गुरु भारत को बनाने के लिए उस इशू पर वोट देने का काम करेगी। आपको जो है जिस उत्तर प्रदेश से आप सांसद हैं, उसी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जो है मुद्दा इस समय जो है जातियों को लेकर हो रहा है, ग्रंथों को लेकर हो रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने आरोप लगाया कि रामचरितमानस में जो है तमाम ऐसी पंक्तियां लिखी गई हैं जो खिलाफ है एक जात विशेष वर्ग के। कैसे देख रहे हैं आज ये ढेर सारे आरोप लग रहे हैं, और आप आरोप ये भी बीजेपी पर लग रहा है कि आप लोग भगवाकरण कर रहे हैं, तो ऐसे बीच में ये आरोप लग रहे हैं। 5 साल 17 से लेकर के और 22 तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे। बड़ा दर्जा उनको दिया गया, सम्मान दिया गया। भारत माता जी की जय, वंदे मातरम लगातार बोलते रहे। पार्टी छोड़ करके गए कि शायद सपा आ जाएगी तो हमें कुछ बड़ा पद मिल जाएगा। चुनाव खुद हार गए,
उनकी बेटी भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं, संघमित्रा जी। घर में विचार ठीक करें, जो वो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है और किसी आस्था पर चोट करने का उनको कोई हक नहीं है। उनको पूरे देश की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए और जो लोग रामायण पे भगवान राम पर भरोसा करते हैं उनसे सबसे उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। कोई जातिवाद का मैटर नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ तौर पे बोला है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सबका प्रयास, विकसित भारत बनाने के लिए सबका प्रयास। और इसलिए सारी जो योजनाएं लागू की उन्होंने वो सभी के लिए लागू की, न किसी जाति के आधार पर न किसी धर्म के आधार पर। इसलिए जो नेता इस तरह की बात बोलता है वो नेता बनने लायक है भी कि नहीं है, ये जनता को सोचना है। जनता को सोचना है। ऐसे नेता लोग चाहते हैं कि इस तरह के सवाल उठा करके लोगों को भ्रमित कर दें, जातियों में बांट दें और बांटने के बाद धार्मिक कट्टरता के आधार पर डिवाइडेशन कर दें। और इसके लिए जो है ताकि विकसित भारत बनने में रोड़ा लग सके, लोगों को जो सुविधाएं मिल रही हैं उन पर रोक लग जाए, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में सुविधाएं दी नहीं। जो सुविधाएं मिल रही हैं उन पर वो रोक लगाना चाहते हैं, जनता का नुकसान करना चाहते हैं। इसलिए जातिवाद की और रामायण जैसे धार्मिक ग्रंथ पर अटैक करने का काम जो लोग कर रहे हैं वो निश्चित तरीके से एक जन विरोधी, आस्था विरोधी काम करने का काम कर रहे हैं। इसलिए उनको जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। फिल्में देखते हैं? नहीं, अब नहीं देखता। अभी हाल ही में पठान आया, मूवी आई है, उसके बारे में तमाम विवाद हो रहे हैं, एक सीन को लेकर विवाद हो रहा है। क्या लग रहा है कि जो है मोदी सरकार कहीं कहीं बॉलीवुड को टारगेट कर रही है या फिर लोगों को ऐसा लग रहा है? नहीं, मोदी सरकार बॉलीवुड को कोई टारगेट नहीं कर रही है। मैं तो पठान का मैंने भी विरोध किया। पहली बात तो पठान नाम से, पठान एक जाति है, उस नाम से फिल्म नहीं बनानी चाहिए। इस जातिवाद को प्रमोट करने का काम है। दूसरा ये है कि शाहरुख खान सिगरेट की चेन स्मोकर है, नशा करते हैं। इसलिए सब लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि देश को नशा मुक्त करना है तो जो फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, फिल्म के एक्टर और एक्ट्रेस, इनको हीरो हीरोइन कहना बंद करिए। जो लोग नग्नता परोस रहे हैं या नशा कर रहे हैं, ऐसे लोग हीरो हीरोइन नहीं हो सकते। एक्टर हो सकते हैं, एक्ट्रेस हो सकती हैं। ऐसे लोगों की फिल्में देखना बंद करिए। जो नशा करते हुए दिखाते हैं या खुद नशा करते हैं वो अच्छा संदेश नहीं दे सकते। पहले अपना आचरण ठीक करें, उसके बाद में संदेश देने की बात करें। देखिए सर, आरोप तो यही लग रहे हैं ना कि आप लोग शाहरुख खान का विरोध, जैसा आपने खुद कहा कि पठान का मैं विरोध कर रहा हूँ, आप क्यों कर रहे हैं विरोध? क्यों? इसलिए कि उसमें भगवा दिखाया गया इसलिए विरोध कर रहे हैं या फिर जिस तरीके से आपने? नहीं, मैं इसलिए नहीं विरोध कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जाति के आधार पर कोई फिल्म नहीं बननी चाहिए। अगर कोई पठान फिल्म बनाता है तो एक जाति का नाम पर फिल्म बना रहा है। ठीक है ना? इससे जाति को बढ़ावा मिलेगा। ये गलत है, उसका नाम चेंज करे। ठीक है। दूसरा, नग्नता नहीं होनी चाहिए। अच्छा। महिलाओं की नग्नता का सीन किसने बनाया? डायरेक्टर ने। ये गलत है। ठीक है। और जिस एक्ट्रेस ने उसमें काम किया उसको भी इस बात की शर्म लगनी चाहिए कि मेरा कैसे जो है पैसे के लिए डायरेक्टर या प्रोड्यूसर किस तरीके से समाज में मैं मुझको किस तरह से पेश करने का प्रयास कर रहा है। तमाम एक्ट्रेस हैं जो नग्नता पसंद नहीं करती, तमाम एक्टर हैं जो नग्नता पसंद नहीं करते या नशा पसंद नहीं करते। वो आज मेरे साथ जुड़े हैं, नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का साथ जुड़े हुए हैं। और मैं कह रहा हूँ कि जो लोग भी नशा करते हैं ऐसे लोगों की फिल्मों का बहिष्कार करिए। चलिए, आप तमाम मुद्दों पे बात कर रहे हैं, ये आप ख़त्म करते हैं। और जो है आपसे लास्ट सवाल ये रहेगा कि 2024 में कितनी सीटें आ रही हैं? 2024 का जो अभी लोकसभा चुनाव आने वाला है उसमें कितनी सीटें आपकी आ रही हैं? क्योंकि जो है तमाम मुद्दे हो रहे हैं देश में, तमाम राजनीति हो रही है, भागवत से लेकर भगवत कुछ भी हो रहा हो, लेकिन मुद्दों के आधार पे सेवाई संगठन के तहत हमारी पार्टी काम कर रही है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में फिर से तीसरी बार सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की 350 के आसपास सीटें आएंगी। और हमारा जो अलायंस है एनडीए, उसकी
लगभग 400 सीटें हम जीत करके आएंगे। आपका जो है, मैंने सवाल डाला था आपके बारे में, तो आपके राजनीतिक सफ़र के बारे में जनता जानना चाह रही। लास्ट सवाल है, कैसे शुरुआत हुई राजनीति की, कैसे आना हुआ इसमें और क्या मकसद था? मैं कहीं नौकरी करना चाहता था, उस समय नहीं मिली, राजनीति में जुड़ गया, CPI से जुड़ा रहा और मैं 6 चुनाव हार करके एक निर्दलीय चुनाव जीता। उत्तर प्रदेश सरकार में मैं मुलायम सिंह जी के निर्दलीय विधायक के रूप में राज्य मंत्री रहा। एक पटरी नहीं खाई मेरी मुद्दों पे, मैंने इस्तीफा दे दिया 8 महीने में। उसके बाद मैं 4 चुनाव फिर हारा और उसके बाद मनी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में मनी राजनाथ जी से, उस समय तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, उनसे बातचीत हुई मेरी। बातचीत होकर के मैं पार्टी में शामिल हुआ और 27 जनवरी 2014 को दोबारा मैं सांसद हूँ। अब इस समय पत्नी मेरी जो है मलिहाबाद से दोबारा विधायक है। ये राजनीतिक सफ़र है। मैं संघर्ष जो देना चाहें, जो राजनीति, मैं राजनीति करने वाले लोगों से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, नशे से दूर रहें, गलत कामों से दूर रहें और जनता के जो मुद्दे हैं उन पर खरे उतरें, लोगों की मदद करें। जनता आपके विश्वास में आपके साथ खड़ी होगी। कहीं कोई गलत चीज़ें हैं उन पर रोक लगाने का काम करें। ये आपके अपने विचार होने चाहिए। जनता आपको लीडर बने, आप अपने को एज ए लीडर प्रस्तुत करने के बजाय आप एक समाज सेवी के रूप में जनता के बीच में जाएंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। जनता अपने आप आपको लीडर मान लेने का काम करेगी। जातिवाद और फिरका परस्ती से दूर रह करके राष्ट्र के निर्माण के लिए, देश के निर्माण के लिए, समाज के निर्माण के लिए, सबके हित के लिए काम करेंगे। निश्चित तरीके से जनता आपको अपना लीडर मानेगी और आपको ऊंचे बढ़ाने का काम करेगी। तमाम बातों पर आपने बेबाकी से जवाब दिया और बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ में जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।